सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है अपना एंट्रोपी। हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ लिया है, हमने एंट्रोपी को पढ़ लिया है। अब मैं अपने आप को इस लेक्चर सीरीज को थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ। हम अब आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आपका, जो कि है अवेलेबल एनर्जी। इसको हम अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, इसको हम अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं और इसको हम एक्सर्जी भी बोलते हैं, एक्सर्जी एनालिसिस। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, बिल्कुल बेसिक और एकदम बेसिक टॉपिक है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बस आपको इफ यू नो कि आपको फंडामेंटल्स पता है इस टॉपिक के बारे में, तो आप इजीली इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस कुछ बेसिक्स आपको याद रखने और आप इस टॉपिक के हर न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी एक्सर्जी, EXERGY, एक्सर्जी। इसको हम अवेलेबल एनर्जी भी बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर भी ऑब्जेक्टिव में भी आपसे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले मैं जरा इसको पढ़ने से पहले जरा मैं दो तीन बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि हम एक्चुअल में ये एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं, व्हाई डू वी स्टडी दीज टॉपिक्स। देखिए होता क्या है कि जैसे आप एज इंजीनियर कभी साइट पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे एंड यू आर द इंचार्ज एंड आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू सेट अप अ जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना। जियोथर्मल पावर प्लांट जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं क्या होता है कि होता क्या है कि कहीं कहीं पर क्या होता है अर्थ में, मतलब बियॉन्ड अर्थ के कुछ सरफेस के नीचे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हॉट गैसेस होती हैं। ठीक है। हॉट गैसेस होती हैं तो उससे क्या होता है कि उस वहां पर जो पानी होता है वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, तो उससे स्टीम निकलती है और उस स्टीम से हम क्या करते हैं, पावर प्लांट को रन कराते हैं। ठीक है। तो वो जियोथर्मल पावर प्लांट आपको अगर सेटअप करना है, मान लीजिए आप इंचार्ज हैं और आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू सेटअप अ जियोथर्मल पावर प्लांट, तो आप उस साइट पर जाएंगे। तो वो साइट पर आप देखेंगे कि आप उससे मैक्सिमम एनर्जी कितनी उससे आप अटेन कर सकते हैं, कितना आप उससे मैक्सिमम एनर्जी उससे निकाल सकते हैं जिससे कि आप पावर प्लांट को सेटअप कर पाए। तभी तो यू विल से कि मैं यहाँ पर 40 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करूंगा या लेट्स से 30 या जो भी 100 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करूंगा। तो आप ये बोलोगे कब बोल पाओगे, व्हेन यू विल स्टडी दी अवेलेबल एनर्जी आउट देयर। कितनी एनर्जी है, हम कितनी एनर्जी को उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, कितनी एनर्जी को हम उसको यूज कर पाएंगे। देखिए दो चीजें हैं। ठीक है। एक तो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि हमने, आप जियोथर्मल पावर प्लांट के साइट को देखने गए, आपने बोला कि ये उसकी अवेलेबल एनर्जी है, ये मैक्सिमम एनर्जी आप उससे जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी और द एक्सर्जी। ठीक, एक तो आप ये पॉइंट जानते हैं। फिर एक होता है कि आप यूजफुल कितनी एनर्जी ले पा रहे हैं। अवेलेबल तो बहुत कुछ है भाई, अगर आप ऐसे देखें कि अगर आपने सोलर एनर्जी को देखें तो सोलर एनर्जी आपकी अवेलेबल तो बहुत ही ज्यादा है, बट क्या आप पूरी की पूरी सोलर एनर्जी को 100% आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वर्क में? यू कांट कन्वर्ट इट। तो यू हैव दी अवेलेबल एनर्जी, तो आप साइट पे गए, आपने देखा कि व्हाट इज द एक्सर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट, और फिर आपने बताया कि इफ दिस इज द एक्सर्जी एंड वी कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क। ठीक है ना। तो दो अलग अलग चीजें हैं आपकी जिसको आपको स्टडी करना होता है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है वहां पर और कितनी आप एक्चुअल में उस एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो तो अब बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम एक्सर्जी पढ़ते हैं, कि आप गए साइट पर, आपने देखा कि यस दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। ठीक, ऑलराइट। तो एक तो बात ये हो गई कि हम इसलिए इसको पढ़ते हैं। एक इसमें जनरली एक एक टर्म आता है, दिस इज द डेड स्टेट। डेड स्टेट होता क्या है, ऐसे इसको ऐसे समझिएगा कि आप आप जियोथर्मल पावर प्लांट की साइट पर गए हुए हैं, ठीक, और आप वहां से कंटिन्यूसली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर उसकी उस पर्टिकुलर पॉइंट की या उस पर्टिकुलर साइट की आपकी क्या होगी, एनर्जी पूरी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब आप वहां से, जब वो एनर्जी एकदम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तब आप उस स्टेट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेड स्टेट। ठीक है ना। तो डेड स्टेट को हम थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अ सिस्टम is said to be in dead state
in dead state when it is in the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium with the surrounding. कैसे? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। सबसे पहला क्या कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वो, ठीक। दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, इट शुड बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा मैंने बताया था इट शुड बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका क्या हो रहा है कि किसी भी आपने कोई किसी सिस्टम में आप गए और आपने क्या किया, उसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लगे, तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो आपके सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, उसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं बची, यानी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं बची, ना उसमें काइनेटिक एनर्जी बची। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया विद द एनवायरनमेंट, और एंड देन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। तो जब ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। और अगर ये ऐसा अचीव हो जाता है उस टाइम के बाद, तो हम बोलेंगे कि यस, दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर साइट इज एट द डेड स्टेट। तो हम उसको बोलेंगे कि वो डेड स्टेट पर है, ठीक है ना। अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स के टर्म में हम डेड स्टेट को हम डिफाइन करते हैं किससे, पी नॉट से, यानी कि प्रेशर उसका अगर पी नॉट, हम डिफाइन ऐसे करते हैं पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, ठीक। एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं तो एच नॉट, अगर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो यू नॉट, इंट्रोपी को डिफाइन करते हैं तो एस नॉट। तो ये डिनोशन है हमारे डेड स्टेट का। अगर ऐसे लिखा हो नॉट के टर्म्स में, तो इट इज डिनोशन ऑफ डेड स्टेट, ठीक है ना। तो ये आपका डेड स्टेट हो गया। अच्छा, तो देखिए डेड स्टेट को, अब डेड स्टेट को जानना क्यों जरूरी है? डेड स्टेट को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम अगर डेड किस एक्सटेंट तक जाने पर डेड स्टेट में पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टेट तक पहुंचने तक आप उससे उतनी मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको बोलूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिस्टम डिलीवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सिस्टम डिलीवर्स द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क as it undergoes reversible process from specified initial state, जिस initial state पे था आपका initial state, to the state of the environment, to the state of the environment, जिस स्टेट पर मतलब था इनिशियल स्टेट पे, और अगर वो यहाँ पर पहुंच गया है और उससे आप क्या कर रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस से सारा वर्क ले रहे हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिस्टम विल डिलीवर द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। तो डेड स्टेट को पढ़ना, डेड स्टेट को स्टडी करना क्यों जरूरी हो गया, कि अगर सिस्टम जो है मैक्सिमम पॉसिबल वर्क तभी दे पाएगा जब वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगो करे और अपनी इनिशियल स्टेट से अपनी स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के स्टेट पे यानी कि डेड स्टेट पे पहुंच जाए, तब वो मैक्सिमम पॉसिबल आप कह पाओगे कि आपका जो वर्क है दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। साइट में बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जियोथर्मल का एग्जांपल दिया, और भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई आयरन ब्लॉक है 500 केल्विन पे है, ठीक है, उससे जो हीट आपकी, उससे हीट कंटिन्यूसली निकल रही है, तो उस हीट को आप क्या कर रहे हो, यूज एज वर्क यूज कर ले रहे हो। तो जितना आप उससे मैक्सिमम यूज कर सकते हो, कब तक यूज कर पाओगे, जब तक कि वो सिस्टम अपने डेड स्टेट में ना आ जाए। और डेड स्टेट उस आयरन ब्लॉक के क्या होगा, जो एनवायरमेंट होगा, यानी कि 20 लेट्स से कि अगर एनवायरमेंट टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 300 केल्विन उसका क्या होगा, दैट विल बी द डेड स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयरन ब्लॉक। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि तब उसका टेम्परेचर क्या होगा, दैट विल बी टी नॉट, मतलब डिनोट, हम डिनोट उसको टी नॉट से करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सिमिलरली उसका प्रेशर तो कुछ नहीं होगा सॉलिड बॉडी का, लेकिन अगर अगर किसी फ्लूइड के बारे में बात करें तो प्रेशर विल बी पी नॉट, एंथैल्पी की बात करें तो देन एंथैल्पी विल बी एच नॉट। एच नॉट मतलब ये नॉट इज द डिनोशन ऑफ द डेड स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कि अब सिंपल आते हैं हम सीधे टॉपिक पे कि कैसे हम एक्सर्जी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। पहला इसमें मैं पहला लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट केस विल बी
exergy associated with exergy associated with kinetic and potential energy। ठीक, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सर्जी एसोसिएट, मतलब कि अगर किसी भी सिस्टम में या किसी भी बॉडी में अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें कितनी एक्सर्जी होगी। ठीक, अच्छा, इसमें हम जब एक्सर्जी पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट फंक्शंस, एक्सर्जी फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शंस। ठीक है ना। फंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सब फंक्शंस इन द सेंस कि मैंने इसको मतलब एस फॉर्मूले में बना के लिख दिया है कि मैं बोलूं कि एक्सर्जी फंक्शन क्या होगा तो मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्सर्जी, तो आपको फंक्शन पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो आप सिंपली उस फॉर्मूले में पुट अप कर दो। तो मैं यहाँ पर आपको तीन फंक्शंस डिफाइन करूंगा, तो वो तीन फंक्शंस अगर आपको याद होंगे तो आपको बस आपको ये देखना है कि वो किस फंक्शन में आपकी एक्सर्जी लाई कर रही है, तो आप सिंपली उसको निकाल सकते हो। आपसे आपसे पूछा था कि व्हाट इज द एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सर्जी फंक्शन जो होता है इसको एक्स से डिफाइन करते हैं, एक्स एक्स से भी डिफाइन करते हैं या फाई से भी डिफाइन करते हैं। चलिए मैं फाई से डिफाइन कर रहा हूँ। तो फाई इन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू सिंपली दी वी स्क्वायर बाय 2, या अगर ये किलो जूल पर केजी में बता रहा हूं मैं, पर केजी में। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाए कि अगर किसी एक बॉडी है या बॉल है उससे आप कितनी मैक्सिमम वर्क उससे आप ले सकते हैं, तो जो उस बॉल की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी आप उस बॉल को उतनी जोर से हिट करोगे तो वो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे आप वर्क को ले सकते हो। तो एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली क्या होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट विल बी जी इनटू एच, यानी कि उसकी हाइट से जितनी भी उसकी हाइट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो आप उसको बोल सकते हैं जी इंटू जेड, जहां पर कभी कभी इसको हम और जी इंटू जेड भी लिखते हैं हाइट में। ठीक, दिस इज ऑल्सो इन किलो जूल पर केजी। ठीक, तो आपसे पूछा था व्हाट इज द एक्सर्जी रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज सिंपली द काइनेटिक एनर्जी, उतनी पूरी की पूरी एनर्जी आप, वो हाई ग्रेड एनर्जी है, उतनी पूरी की पूरी एनर्जी आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं, वेयर फाई इज द एक्सर्जी फंक्शन, दिस इज द एक्सर्जी फंक्शन। ठीक, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें इसमें एक चीज और थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज द रिवर्सिबल वर्क और व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क। ठीक, अच्छा, देखते हैं इसको, क्या रिवर्सिबल वर्क क्या होता है। रिवर्सिबल वर्क, ठीक, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क that can be produced, that can be produced as a system undergoes a process between initial and फाइनल स्टेट। ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि अब आपसे पूछा जाए कि अगर एक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कब प्रोड्यूस कर पाएगा, जब वो रिवर्सिबल वर्क होगा। ठीक है ना। अगर उसमें इरिवर्सिबिलिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम वर्क। तो इसमें यही बोला कि दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी प्रोड्यूस एज अ सिस्टम व्हेन अ सिस्टम अंडरगोस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। ठीक है ना। तो वो मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी अ रिवर्सिबल वर्क। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, तो एक बार तो हुआ कि जब आपने बोला कि रिवर्सिबल वर्क है तो दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल कंडीशन में वो मैक्सिमम वर्क तो नहीं होगा, वो कुछ दैट विल बी सम वर्क बट दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम वर्क। अगर एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो बाकी वर्क कहां चला गया, मतलब कि आपने बोला कि आपका एक रिवर्सिबल वर्क था, तब आपका कुछ वर्क आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल। तो क्या होगा कि फिर आपने क्या किया, कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस से आपने वर्क को फाइंड आउट किया, तो जो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो दैट विल बी दी इरिवर्सिबिलिटी।
भाई वही तो इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम में आई कि एक बार आपने रिवर्सिबल वर्क किया था और एक बार आपने एक्चुअल वर्क किया था, तो दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब कि वो जो डिफरेंस होगा वही सिस्टम की इरिवर्सिबिलिटी है। तो क्या मैं इससे ऐसे बोल सकता हूँ कि इरिवर्सिबिलिटी इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल वर्क माइनस डब्ल्यू एक्चुअल वर्क, डब्ल्यू एक्चुअल। ठीक, दिस विल बी दी इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना, ये तब हो रहा है जब आप, ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स जब है, दिस इज फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स। ठीक, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपसे कि वर्क कंज्यूमिंग साइकिल्स है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैं आपसे कब बोलूंगा कि रिवर्सिबल वर्क होगा, तब वो, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो वर्क कंज्यूमिंग साइकिल यानी कि कंप्रेसर जो है वो कम वर्क लेगा। लेकिन अगर एक कंप्रेसर है जो एक्चुअली काम कर रहा है, वो एक्चुअल में तो ज्यादा वर्क लेगा, लेकिन वही कंप्रेसर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस से काम कर रहा है तो उसका वर्क कम हो जाएगा। तो इरिवर्सिबिलिटी फॉर वर्क कंज्यूमिंग साइकिल क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। मतलब सिस्टम में कितनी इरिवर्सिबिलिटी आई, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल। ठीक है, जो कि इनपुट हुआ, मतलब हम वर्क वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, वर्क एक्चुअल जो हमको इनपुट कराना पड़ रहा है। ठीक, दिस इज फॉर वर्क कंज्यूमिंग साइकिल्स। ठीक है ना, ये जैसे यानी कि टरबाइन, जैसे टरबाइन हो गया, ठीक, और ये जैसे कि कंप्रेसर। ठीक, ठीक है, तो ये आपकी सिस्टम की रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के लिए अलग है और वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए अलग है। ठीक है, ओके, एक जरा सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, लिखिएगा जरा। अ 500 kg, a 500 kg iron block is initially at 200 degrees centigrade and is allowed to cool to 27 degrees centigrade। ठीक, ठीक, by transferring heat to the surrounding, transferring heat to the surrounding। ठीक, determine the reversible work, मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क निकाला। देखिए, आपके एक्सर्जी के क्वेश्चन आपसे ये नहीं डायरेक्टली पूछा रहेगा कि व्हाट विल बी द एक्सर्जी, आपसे ये क्वेश्चन में लिखा रख सकता है कि डिटरमाइन द रिवर्सिबल वर्क, यानी कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वर्क। अब देखिए, अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर ये 500 केजी का आपका एक आयरन ब्लॉक है जो कि 200 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी रिवर्सिबल वर्क, तो जितनी हीट वो रिजेक्ट कर रहा है उतनी हीट वर्क प्रोड्यूस हो जा रही है, ये तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा। तो आपसे इसलिए बोला कि डिटरमाइन द रिवर्सिबल वर्क या एक्सर्जी। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो आपसे या तो ऐसे ही पूछ सकता है, डिटरमाइन द अवेलेबल एनर्जी, डिटरमाइन द रिवर्सिबल वर्क, डिटरमाइन द एक्सर्जी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना, तो और एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में वो उतनी नहीं ले सकता, लेकिन आपसे बस ये जानना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि क्या हम उससे कितनी मैक्सिमम एनर्जी तक उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो जरा बस यही है कि 500 केजी का आपका जो ब्लॉक है वो 200 इस पे था, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, यानी कि 473 केल्विन पे आपका आयरन ब्लॉक है, और वो किस पे जा रहा है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंच रहा है, तो वो कुछ हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा, तो रिवर्सिबल वर्क कैसे होगा कि जैसे क्या है कि जैसे ये आपका, इसको मैं बनाता हूँ, अगर 473 आपका ये था और ये आपका रिजेक्ट किस में कर रहा था, किसमें, 300 केल्विन में। ठीक, ये आपका कुछ क्यू गया, और इससे आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये आपसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपसे रिवर्सिबल वर्क पूछ रहा है, तो उसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइकिल आपकी रिवर्सिबल है।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल दिस विल बी इक्वल्स टू आउटपुट, यानी कि आउटपुट कितना है डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन क्यू इनपुट। ये मैं लिख सकता हूँ इसको, नहीं लिख सकता कि लिख सकता हूँ ना ये। तो यहाँ पे मैं बोलूँ डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी थर्मल इनटू क्यू इनपुट, यानी कि क्यू ये जितना इनपुट यानी कि क्यू कितना रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है वो, ठीक है ना, ये क्यू। ठीक, अब थर्मल एफिशिएंसी लिखिए विद दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस टी सिंक, यानी कि टी नॉट अपॉन टी होती है तो टी सिंक अपॉन टी सोर्स मैं लिख दूं अगर इसको, इनटू क्यू इनपुट, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका है कितना कितना डेल्टा डब्ल्यू वो वर्क कर जा रहा है। ठीक, इनटू डी, अगर मैं डी की बात करूं तो ये कितना डी वर्क कर रहा है डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक, इसको अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मैं यहाँ से डब्ल्यू रिवर्सिबल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी सिंक, इसको मैं टी सिंक को टी नॉट ले लूं क्योंकि इन्वायरमेंट टेम्परेचर टी नॉट अपॉन टी इंटू क्यू इनपुट, डेल्टा क्यू इनपुट। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्यू इनपुट क्या होता है हमारा। ठीक है, डेल्टा क्यू, तो इसको मैं यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। दिस इज वन माइनस टी नॉट अपॉन टी इंटू एम सी डी टी, क्यू को मैंने लिखा कि एम सी डी टी। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम सी डी टी माइनस टी नॉट अपॉन टी एम सी डी टी, दोनों में इंटीग्रेशन। ठीक, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, T1 से T नॉट तक। भाई आपकी स्टेट थी T1 से T नॉट, जिसको मैं यहाँ पे जहां पे मैं इसको T1 से T नॉट तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका कितना है एम सी टी नॉट माइनस टी एम एम सी इंटू दिस इज एम सी टी नॉट माइनस टी। एक मैं मिस्टेक शायद मैं कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक ये कर रहा हूँ कि ये आपका एमसीडीटी जो है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब हीट सिस्टम से जा रही है, तो ये माइनस में होगा। ये मैं गलती कर रहा था, दिस विल बी इन दी माइनस, तो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको प्लस कर दीजिए और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका आएगा कितना, दिस इज एम सी इंटू टी वन माइनस टी, अगर वो ये टी नॉट माइनस टी माइनस है तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो टी वन माइनस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, यस, एम सी टी वन माइनस टी माइनस, इसको इंटीग्रेट करिए, ये टी नॉट तो आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी एम सी टी नॉट एल एन टी वन अपॉन टी नॉट, टी वन अपॉन टी नॉट अपॉन टी आएगा, लेकिन फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे आपका माइनस आ गया। ठीक है ना, तो दिस विल बी डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम सी टी वन माइनस टी नॉट माइनस एम सी टी नॉट एल एन टी नॉट अपॉन टी वन, ये प्लस चाहे तो इसको ऐसे प्लस कर दीजिए, वैसे ये लिखिए, ये वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा सही है। ठीक है ना, अब बस वैल्यूज पुट करिए, इसमें वैल्यूज पुट करिए, 500 केजी था, सी ऑफ द ब्लॉक, शायद मैं बताना भूल गया, सी ऑफ द ब्लॉक विल बी सी विल बी इक्वल टू 0.45 किलो जूल पर केजी केल्विन, सिंपली पुट कर दीजिए, तो दिस विल बी, तो आपका डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना आएगा, 500 इंटू 0.45 इंटू 473 माइनस 300 प्लस 500 इंटू 0.45 इंटू 300 एल एन टी वन आपका कितना है 473 अपॉन 300। ठीक है ना, माइनस, ये माइनस में होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल आपका कितना है, डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू 8191 किलो जूल। ये आपका आया, तो इस तरह क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो आपको इस तरह करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका रिवर्सिबल, ये आपका रिवर्सिबल। अच्छा, अब देखिए कि अब आपसे पूछा था कि व्हाट इज, आपसे एक तो पूछा था व्हाट इज द डब्ल्यू रिवर्सिबल, और एक आपसे पूछा था व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम।
तो मुझको ये बताइए कि क्या आपने इस क्वेश्चन में कहीं पर इस वर्क को यूजफुल, कहीं पर आपने यूज किया, वर्क को यूज किया, वर्क को यूज नहीं किया। ये तो आपने मैक्सिमम वर्क निकाला कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप इससे इतना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, बट एक्चुअल में आपने कहीं पर इसको यूज नहीं किया है। तो क्या मैं बोलूँ कि डब्ल्यू यूजफुल जो है आपका, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इफ इरिवर्सिबिलिटी, तो आप इसको कह सकते हो ना, इरिवर्सिबिलिटी इज डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल। ठीक, तो आपकी इरिवर्सिबिलिटी कितनी हुई, दिस इज डब्ल्यू रिवर्सिबल, बिकॉज आपका डब्ल्यू एक्चुअल 0 है, आपने कोई वर्क लिया ही नहीं था। तो पूरा का पूरा जो रिवर्सिबल वर्क है वो किस में चल कन्वर्ट हो गया, आपकी इरिवर्सिबिलिटी में। तो व्हाट विल बी दी आई, दिस विल बी 8191 किलो जूल ओनली। इतना पूरा का पूरा आपका इरिवर्सिबिलिटी में चला गया, कोई आप यूज कर ही नहीं रहे हैं इससे। ठीक है ना, तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो जनरली आपके न्यूमेरिकल्स इसी तरह आया करेंगे। ठीक, तो एक्सर्जी की डेफिनेशन अगर आपसे बोलें कि व्हाट इज दी एक्सर्जी की डेफिनेशन आपसे बोलें, तो आप क्या बोलोगे? एक्सर्जी, इट इज द वर्क पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, वर्क पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट एंड इट रिप्रेजेंट्स, ये सब नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क, मैक्सिमम अमाउंट, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजफुल वर्क व्हेन द सिस्टम is brought to equilibrium with environment। ऑलराइट, तो ये आपका क्या है कि इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट मींस, जिसका मतलब क्या है, दिस इज द डेड स्टेट। डेड स्टेट पे जब ये आ गया, तो ये एक्सर्जी की डेफिनेशन में जो आपको लिखवाना चाह रहा था वो ये है। ठीक, तो एक्सर्जी फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं कि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो सिंपली वो ही उसकी एक्सर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर फाइनाइट मास है और कोई सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या मैक्सिमम एक्सर्जी होती है, तब क्या होता है, तब फंक्शंस देखते हैं क्या बनते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं बात करता हूं किसकी, कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड और लिक्विड एट अ फाइनाइट मास। ठीक है, फिक्स मास के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, कैसे, देखिए सपोज करिए कि एक आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। थोड़ा सा ये एक्चुअल में क्या है, मैं आपको डिराइव क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सर्जी फंक्शन डिराइव कर रहा हूँ, वो फॉर्मुला डिराइव कर रहा हूँ जिससे कि आप सिंपली न्यूमेरिकल से निकाल सको। लेकिन ये डेरिवेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं है, लेकिन आपसे जानने के लिए कि यहाँ कहाँ से आया, तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ। बट दैट दिस डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कभी ऐसे पूछा नहीं जाता है। एक आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर आपके क्या है कि गैस स्टोर्ड है। ठीक है, इनिशियली जो गैस का टेम्परेचर है वो P है और टेम्परेचर है वो T, इन्वायरमेंट का प्रेशर P नॉट और टेम्परेचर T नॉट है। ठीक है ना, और ये एक्सपैंड कर रही है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि आपका सिस्टम यहाँ जो पिस्टन है वो यहाँ से यहाँ पर जा रहा होगा। ठीक, इसके एक्सपेंशन से जो इसमें जो हीट रिजेक्ट हो रही है, उससे जो हीट रिजेक्ट हुई उससे आपने क्या किया, हीट इंजन को आपने वर्क करवाया, हीट इंजन से आपने वर्क कराया, यहाँ से आपका कितना क्या आया, डी क्यू, कुछ क्यू रिजेक्ट हो रहा है, डी क्यू। और इस डी क्यू से आपने क्या किया, कुछ आपने वर्क करवाया हीट इंजन से। ठीक, फिर क्या हुआ, हीट इंजन ने कुछ हीट रिजेक्ट करी और ये आपका कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में। ठीक, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, दिस इज टी नॉट। ठीक है ना, समझ गए मतलब क्या है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपकी गैस है। ठीक है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर पी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, अंदर का प्रेशर पी और टी है, ये एक्सपैंड कर रहा है, किसके अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है, इन्वायरमेंट के। इससे जो हीट रिजेक्ट हुई उससे आपने हीट, इससे जो हीट रिजेक्ट हुई इससे आपने क्या किया, एक हीट एक्सचेंजर, सॉरी हीट इंजन को आपने से वर्क कराया, और हीट रिजेक्ट किस पे कर रहा है, वो इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहा है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, तो आप इसी से समझ रहे हैं। देखिए, कभी भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है और गैस एक्सपैंड कर रही होती है, तो आप मैक्सिमम वर्क कहाँ से ले पाते हो, सिर्फ यही तो ले पाते हो कि जितना एक्सपेंशन हुआ।
मतलब आप पीडीवी वर्क ही तो लेते थे, यही तो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन क्योंकि सिंस द एग्जामिनर और सिंस इट इज आस्किंग कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या है कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसको भी हम यूज कर लें, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपको ये वाली एनर्जी जो यूज हो रही है उससे जो आपने वर्क प्रोड्यूस किया वो भी आपसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द एक्सर्जी, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो वो हमको जानना है। ठीक, तो इस सिस्टम के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सिंस द हीट यहां से रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से, तो मैं इसको बोलूं कि दिस इज माइनस डी क्यू। पहले तो देखिए फर्स्ट लॉ लिखिए, ये साइन बाद में देखेंगे। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डी यू। फर्स्ट लॉ, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। ठीक, अच्छा, तो अब सिंस द हीट इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, तो मैं अगर साइन कन्वेंशन भी लगा दूं, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू डी यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो फर्स्ट लॉ हमारी बन रही है आफ्टर साइन कन्वेंशन। ठीक, आफ्टर साइन कन्वेंशन। ये तो हमारी फर्स्ट लॉ बनी। अब जरा देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वर्क क्या क्या हुआ। ठीक है, तो वर्क देखते हैं क्या हुआ। अगर मैं पूछूं वर्क कितना हुआ, दिस इज वर्क इज पीडीवी, जो सिंपल वर्क ये वाला वर्क हुआ पीडीवी, ठीक है ना, पीडीवी। अच्छा, तो पीडीवी वर्क हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं पीडीवी वर्क को ऐसे लिख सकता हूं क्या, पी माइनस पी नॉट इंटू डीवी प्लस पी नॉट डीवी। मैंने सिंपली क्या किया, ये प्लस और माइनस किया है, पीडीवी को पी नॉट डीवी इंटू ये माइनस किया है। ठीक, अब अच्छा, तो ये जो वर्क हुआ पी माइनस पी नॉट इंटू डीवी, मतलब कि इस प्रेशर मतलब पी नॉट प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क हुआ, तो वही तो हमारा यूजफुल वर्क हुआ। आपसे मैं बोलूं कि क्या है कि सिंपल सिंपल ऐसे समझिए कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और बाहर आपका एनवायरनमेंट का कुछ प्रेशर है, तो पिस्टन तभी तो मूव कर पाएगा जब वो एनवायरनमेंट के प्रेशर को ओवरकम कर पाएगा। तो ये ये ओवरकम प्रेशर ही तो हुआ कि इतना पी नॉट से जो प्रेशर, पी नॉट जो आपका एनवायरनमेंट का प्रेशर था उसको उसने ओवरकम किया, तो यही तो उसका यूजफुल वर्क हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डब्ल्यू बी यूजफुल, यूजफुल प्लस पी नॉट डीवी, यही तो यूजफुल वर्क हुआ आपका, यूजफुल वर्क। ठीक है ना, अच्छा, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हुई 2। ठीक, डी डब्ल्यू आपको यहां से निकल के आया ये डी डब्ल्यू। ठीक, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, हीट इंजन के बारे में बात करते हैं, हीट इंजन के वर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो मैं अगर मैं बोलूं कि वर्क डन ऑफ अ हीट इंजन, जैसे हमने अभी पहले किया था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफिशिएंसी थर्मल ऑफ दैट पर्टिकुलर हीट इंजन इनटू डी क्यू। ये मैं लिख सकता हूँ ना, ये मैंने पहले भी आपको कराया था गैलोन न्यूमेरिकल में। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी, जो सी थर्मल एफिशिएंसी, इनटू डी क्यू, ये लिख सकता हूँ। ठीक, अंदर डी क्यू को ले जाइए, तो ये कितना आ जाएगा, डी क्यू माइनस टी नॉट अपॉन टी इंटू डी क्यू। ठीक, अच्छा, डी क्यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू, डी क्यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज माइनस डी क्यू माइनस ऑफ टी नॉट इंटू डी एस। ये माइनस ये माइनस नहीं, ये माइनस होगा, डी क्यू माइनस टी नॉट इंटू डी एस। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट हैपेंड, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू प्लस टी नॉट डी एस। ठीक है ना, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू हीट इंजन माइनस के टी नॉट डी एस। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये माइनस में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और मुझको बताइए कि मैंने माइनस में क्यों लिया है। ठीक है, माइनस डी क्यू अपॉन टी को मैंने माइनस में क्यों लिया है,
ये मुझे बताइएगा, ये ऐसा ऐसा ये क्यों हुआ? ठीक है ना, समथिंग रिलेटेड कि आपकी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, इस वजह से मैंने इसको माइनस में लिया है। ठीक है ना, मुझको बताइएगा ये चीज क्यों मैंने ऐसे ली। अच्छा, तो अब जरा ये जो हमने dq फाइंड कर लिया, हमने dw फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, इसको जरा इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक, रखिए यहाँ पर क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1, माइनस डी क्यू यानी कि माइनस हीट एक्सचेंजर, सॉरी हीट इंजन, सॉरी बार बार मैं हीट एक्सचेंजर बोल रहा हूँ, प्लस टी नॉट डी एस। ठीक, ये तो आपका माइनस डी क्यू हुआ। ठीक, फिर क्या है इक्वेशन 1 में माइनस डी डब्ल्यू। ठीक, डी डब्ल्यू आपका कितना आया, दिस इज डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू यूजफुल प्लस डेल्टा डब्ल्यू यूजफुल। ठीक, प्लस पी नॉट वी, ये सब माइनस में, सॉरी माइनस माइनस पी नॉट वी, यही है, हाँ माइनस पी नॉट डी वी इंटू डी वी। ठीक, तो ये आपका दिस इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं आपसे बोलूं कि इन इसको मैं इधर ले जाऊं अगर, तो डेल्टा डब्ल्यू हीट इंजन प्लस डेल्टा डब्ल्यू यूजफुल, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डी यू माइनस पी नॉट डी वी प्लस टी नॉट डी एस। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, एक तो हीट इंजन से जो आपने लिया और एक आपने यूजफुल वर्क जो आया, तो इसको मैं बोल सकता हूं कोई डब्ल्यू टोटल, या डब्ल्यू यही मुझे निकालना था, मैक्सिमम एनर्जी तो निकालनी थी मुझको, तो इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू टोटल, दिस विल इक्वल टू माइनस डी यू डेल्टा डब्ल्यू टोटल माइनस पी नॉट डी बी प्लस टी नॉट डी एस। ये आपका है डब्ल्यू टोटल। ठीक है ना, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से इंटीग्रेट, कहां से कहां करेंगे कि आपका सबस्क्रिप्ट इंटीग्रेट कहां से करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं एक बार, डेल्टा टोटल इंटीग्रेट करा आपने कहां से, एक पी नॉट मतलब एक स्टेट जिसको मैं, मतलब अगर मैं नो सबस्क्रिप्ट बोलूं, मतलब कि मैं बोलूं कि इस सबस्क्रिप्ट से जीरो तक पहुंच रहा है, मतलब कोई भी पी टेम्परेचर पे था वहां से जीरो तक पहुंच रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू जीरो माइनस डी यू माइनस पी नॉट डी वी प्लस टी नॉट डी एस। ठीक है ना, तो डब्ल्यू टोटल दिस विल बी इक्वल टू डी यू, अब ये माइनस में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वैसे तो ये यू नॉट माइनस यू आएगा, लेकिन माइनस में तो इसको यू माइनस यू नॉट लिख सकता हूँ, यू माइनस यू नॉट, प्लस ये माइनस में तो इसको प्लस में ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट पी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट प्लस टी नॉट इंटू, इसको मैं ये प्लस में ही है तो इसको सिंपली इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एस माइनस एस नॉट। तो ये आपका डब्ल्यू टोटल निकल कर आया। ठीक, तो अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सर्जी फंक्शन फाई, तो ये क्या होगा, u प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस, ये आपका एक्सर्जी फंक्शन आया। ठीक है ना, और आपसे पूछा था कि व्हाट इज द टोटल यूजफुल, तो आप फाई सबसे सिंपली फाई से निकाल सकते हैं, दिस इज u माइनस यू नॉट प्लस पी नॉट वी माइनस वी नॉट माइनस टी नॉट एस माइनस एस नॉट। ये आपसे ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अवेलेबल एनर्जी या व्हाट इज द डब्ल्यू टोटल, तो ये आपने ये इससे निकाला, और फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, तो आपको बस ये याद रखना है u माइनस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस। ठीक है ना, तो ये फंक्शन हमको बस याद रखना है कि u माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट वी, या u प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यही चीज बोलूं कि ये तो देखिए, ये तो जनरलाइज इक्वेशन, जनरलाइज आपका फंक्शन आया फाइव, अगर मैं पूछूं कि फॉर सॉलिड्स आपका फंक्शन क्या होगा, तो आपका फाइव विल बी इक्वल टू यू माइनस के टी नॉट एस। क्यों, क्योंकि आपका जो वी माइनस वी नॉट है उसमें एनर्जी, भाई वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी ना सॉलिड की, तो ये आपका फॉर सॉलिड निकल कर आएगा एक्सर्जी फंक्शन। और जनरलाइज आपका ये है कि अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, गैस या लिक्विड के बारे में बात करें तो आप सिंपली ये लगाइए, लेकिन अगर सॉलिड कोई दिया हो तो उसमें आप एक्सर्जी फंक्शन ये वाला लगाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछा था कि व्हाट इज द चेंज इन द अवेलेबल एनर्जी,
चेंज इन अवेलेबल एनर्जी कैसे कैसे चेंज इन अवेलेबल एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि क्या होगा कि आपका एक बार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था ये, ठीक है, ठीक है, ये एक बार P1 टेम्परेचर पे था और ये P0 टेम्परेचर पे था और ये T1 सॉरी प्रेशर पे था और ये T1 P1 प्रेशर P0 प्रेशर इन्वायरमेंट का, T1 टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर T0, ठीक। यही सिस्टम जो है अब आपका किस पे हो गया है, अभी स्टेट स्टेट पे नहीं गया है, यही सिस्टम आपका P0 यानी P2 पे पहुंच गया और टेम्परेचर T2 पे पहुंच गया और अभी भी आपका जो इन्वायरमेंट है वो P0 और T0 पर है, डेड स्टेट पे नहीं गया। तो व्हाट इज द चेंज इन द अवेलेबल एनर्जी? तो देन change in the available energy will be change in the available energy will be equals to AE1 minus AE2 यानी कि phi1 minus phi2 तो phi1 क्या है आपका, phi1 आप निकालेंगे इस किससे, इससे, यानी कि यहाँ पर u की जगह पे सारे कितने टर्म आ जाएंगे, u1 minus u0 लिख लेते हैं एक बार, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए एक बार कैसे। आपका आपका फंक्शन क्या है, u माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट बी, ठीक है, तो इसका phi1 लिखे तो u1 माइनस u नॉट, ठीक, माइनस टी नॉट यानी कि S1 माइनस एस नॉट प्लस पी नॉट V1 माइनस के V नॉट, ठीक, और phi2 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ U2 माइनस U नॉट माइनस टी नॉट S2 माइनस एस नॉट प्लस पी नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू V2 माइनस V नॉट। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, U1 माइनस U2 माइनस टी नॉट, देखिए कितना सिंपल है, सिंपली S1 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी, हाँ S1 माइनस S2 प्लस P नॉट V1 माइनस V2, तो दिस विल बी द चेंज इन दी चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। मतलब कि क्या है कि सिस्टम आपका P1 पे था, अब आपका डेड स्टेट पे नहीं पहुंचा, यहाँ डेड स्टेट पे नहीं पहुंचा, इधर किस पे P2 पे पहुंच गया और आपसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन दी अवेलेबल एनर्जी, तो सिंपली आप दोनों को माइनस कर दीजिए, तो सिंपली आपका चेंज इन अवेलेबल एनर्जी आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ जो जस्ट है वो ये याद रखनी कि हमारा फाई विल बी इक्वल्स टू u माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट बी, बस सिंपल, हमको सिर्फ ये फंक्शन याद रखना है, ठीक। अगर सॉलिड होगा तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, आपसे चेंज पूछा जाए तो चेंज निकाल लीजिए, आपसे पूछा जाए कि सिर्फ सिंपल व्हाट इज द अवेलेबल एनर्जी, तो सिंपली ये निकालिए, बस आपको सिर्फ और ये फंक्शन याद रखना है, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक। एक और बस मैं देखता हूँ कि एक और एक्सर्जी फंक्शन हम देखते हैं व्हेन फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, एक्सर्जी फंक्शन, एक और एक फंक्शन है एक्सर्जी फंक्शन फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक, वो क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं, इसका भी डेरिवेशन है लेकिन बस आप फंक्शन याद रखिए, फाई विल बी इक्वल्स टू एच माइनस टी नॉट एस, सिंपल आपका ये फंक्शन होगा अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो, और अगर इस फ्लोइंग फ्लूइड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है इफ के एंड पी इज गिवन, देन फाई विल बी इक्वल्स टू, सिंपली वो ऐड हो जाती है एच माइनस टी नॉट एस प्लस के ई प्लस पी अगर दे रखी है तो, और ये यहाँ पे चेंज पूछा था तो चेंज निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो ये आपकी एक्सर्जी फंक्शन हो जाएगा, सिंपल, ठीक। तो ये आपका एक्सर्जी है अब तक जो मैंने पढ़ा है, अब आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है कि सिंपली वो फंक्शंस याद रखने हैं, पहला क्या कि अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है तो आपकी एक्सर्जी क्या हो जाएगी, फाई विल बी यही हो जाएगी, ठीक। दूसरा आपका अगर सॉलिड है, सिर्फ एक ये वाला फंक्शन याद रखिए, क्या u माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट वी, ठीक, और अगर ये सॉलिड होगा तो ये अगर सिर्फ सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी u माइनस टी नॉट एस, और अगर आप फ्लोइंग फ्लूइड है तो दिस विल बी h माइनस टी नॉट एस, और अगर इफ के ई एंड पी इज ऑल्सो गिवन के ई एंड पी तो सिंपली उसको ऐड कर दीजिए, तो h माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट प्लस पी प्लस के ई, फ्लोइंग फ्लूइड यानी कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उससे आपके उससे पूछा था कि कोई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ऐसा पूछा था कि आपको वहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करना है, तो क्या उसकी एक्सर्जी होगी, तो सिंपली आप उससे निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सर्जी थी, इसमें एक टॉपिक और बचता है, एक टॉपिक और मैं बता देता हूँ, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, ठीक। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एफिशिएंसी जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे दिस विल बी आउटपुट अपॉन इनपुट था, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक। सेकंड लॉ एफिशिएंसी में हम किसके बारे में बात करते हैं कि देखिए
हम क्लॉसेस से ये तो जानते हैं कि किसी भी डिवाइस की आपकी 100% एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती है, बट हम एक्सर्जी पढ़ के ये तो जान गए कि हाँ, कि उससे मैक्सिमम अगर हमने वर्क आउटपुट ले लिया, मतलब मान लीजिए सिंपली क्या था कि सिंपली ब्लॉक से वो हीट रिजेक्ट करा था और आपने उससे मैक्सिमम वर्क आउटपुट को ले लिया, तो उससे जो उस पूरे वर्क को हम अगर से कोई डिवाइस बनाते हैं तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है ना, बट एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी हमेशा इसी बारे में डील करती है, एफिशिएंसी सेकंड लॉ इसको इस तरह डिनोट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी एक्चुअल, ठीक है ना, अपॉन एफिशिएंसी मैक्सिमम। यानी कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, इसको मैक्सिमम के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैक्सिमम विल बी, मैक्सिमम क्या होगा कि ये जब होगी जब हम इससे मैक्सिमम यूजफुल वर्क ले रहे हैं, ठीक। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइस विद मैक्सिमम यूजफुल वर्क, और हम यहां पे बात कर रहे हैं डिवाइस विद एक्चुअल वर्क, ठीक। अगर इसको मैं ब्रेकअप करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन क्यू, ठीक, अपॉन डब्ल्यू मैक्स अपॉन क्यू, क्योंकि सेम क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी सेकंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के बारे में बात हो गई, दिस इज फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, ठीक। और यही अगर मैं वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के बारे में बात करूं तो एफिशिएंसी सेकंड लॉ क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्सिमम, मतलब कि कितना मैक्सिमम वर्क ले रहा है कब, जब एक्चुअल प्रोसेस होगा, और कितना मैक्सिमम वर्क ले रहा है, कितना डब्ल्यू मिनिमम, यानी कि इतना वर्क ले रहा है कंप्रेसर, वो कब मिनिमम लेगा, जब वो कंप्रेसर रिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी आपकी ये हो जाएगी, ठीक, फॉर वर्क कंज्यूमिंग साइकिल्स, उल्टा है कंज्यूमिंग साइकिल्स में, बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी, बस मैं बताना चाह रहा था कि दिस वाज दी एक्सर्जी, बस यहीं पर ही खत्म होती है, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा सिले, इसमें कुछ वो नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक फंक्शन याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायरेक्टली, बस आप फाइंड आउट करिए, आपसे इरिवर्सिबिलिटी पूछी जाए तो इरिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करिए कि डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, अब जो है एक्सर्जी क्या है, तो एक्सर्जी के जो फंक्शंस मैंने आपको बताया उस फंक्शंस को ध्यान रखिए, सिंपली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। तो बस मैं क्लास में यहीं पर ही एंड करता हूँ, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप आल्सो। थैंक यू क्लास।